नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं अपनी 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का 7वां अध्याय, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस अध्याय में हमें मुख्य रूप से परिवहन और संचार सेवाओं के बारे में बेसिक बातें समझनी होती है। तो अभी तक इस अध्याय में हम क्या क्या समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि परिवहन क्या होता है, परिवहन का महत्व क्या है और परिवहन के अलग अलग साधन कौन से हैं, जिसमें हमने प्रमुख रूप से सबसे पहले सड़क परिवहन को देखा, फिर रेल परिवहन को देखा और पाइपलाइन को देखा। इस प्रकार हमने सबसे पहले स्थल परिवहन के बारे में बेसिक बातें समझी थी। उसके बाद हमने जल परिवहन के बारे में बेसिक बातें समझी और हमने वायु परिवहन के बारे में बेसिक बातें समझी। आज के इस चौथे भाग में हमें प्रमुख रूप से कुछ संचार सेवाओं के बारे में और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में बेसिक बातों को समझना है। साथ ही कुछ बातें हम पर्यटन के बारे में भी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं संचार सेवाओं को। संचार सेवाएं क्या होती है? अपने बात को, अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है संचार सेवाएं। जैसे कि अपना मोबाइल है, हम मोबाइल के माध्यम से अपनी बात को, अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में भेजते हैं। तो मोबाइल क्या हो गया? ये एक संचार की सेवाएं हैं। संचार की ये जो सेवाएं हैं, ये मनुष्य जब से धरती पर आया है, जब से पृथ्वी पर आया है, तब से करता आ रहा है। हाँ, उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत नहीं थी, बिल्कुल भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो लोग बेसिक साधनों के माध्यम से ही अपने बातों को, अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में भेजते थे। जैसे कि हम चिट्ठी भेजते थे, हम कुछ घुड़सवारों के माध्यम से अपनी बात को चिट्ठी में लिखकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विकास किया, तो नए नए और बहुत तेज संचार के साधनों का भी विकास हुआ और वर्तमान समय में तो बहुत तेज गति से हम संचार कर पा रहे हैं। तो संचार सेवाएं, जब से मानव पृथ्वी पर आया है, उसने अलग अलग प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। अभी जो संचार सेवाएं हम उपयोग कर रहे हैं वो बहुत तेज गति से अपने मैसेज को, अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। बात करते हैं भारत के प्रमुख संचार साधनों की। तो भारत में जितने भी प्रमुख संचार साधन हैं उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत संचार के साधन और दूसरा है जनसंचार के साधन। व्यक्तिगत संचार के साधन क्या होते हैं? जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में या व्यक्ति के कुछ समूहों के बीच में ही संदेशों का आदान प्रदान हो रहा हो। जैसे कि मोबाइल हो गया, जैसे कि टेलीफोन हो गया, जैसे कि इंटरनेट हो गया। ये व्यक्तिगत या निजी संचार के साधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जनसंचार, जिसमें लोगों के एक बड़े समूह तक कोई संदेश पहुंचाया जाता है, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम पहुंचाया जाता है, कोई खेल संबंधी बात पहुंचाई जाती है, कोई ज्ञानवर्धक बात पहुंचाई जाती है। जैसे कि दूरदर्शन है, रेडियो है, प्रेस यानी कि जो समाचार पत्र है, अलग अलग पत्रिकाएं हैं, सिनेमा है, इनके माध्यम से लोगों के एक बहुत बड़े समूह तक अपनी बातों को पहुंचाया जाता है। ये जन संचार के अंतर्गत आने वाले इस साधन है। तो एक एक करके हम कुछ व्यक्तिगत संचार के साधनों को और कुछ जन संचार के साधनों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तिगत संचार के साधन, जिन्हें हम निजी संचार के साधन भी कह सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से हमें भारतीय डाक संचार तंत्र और दूर संचार तंत्र के बारे में बेसिक बातें समझनी है। सबसे पहले है भारतीय डाक संचार तंत्र। ये डाक क्या होती है? बेसिकली हम देखें तो अपनी बात को, अपने विचार को हम चिट्ठी में लिखकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं इस भारतीय डाक संचार तंत्र के माध्यम से। ये जो भारतीय डाक संचार तंत्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा डाक संचार तंत्र है। मुख्य रूप से ये पार्सल का संचालन करता है और साथ ही निजी पत्र और तार का भी बड़ी मात्रा में संचालन ये करता है। अगर बात करें कि डाक के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से दो प्रकार की डाक होती है। एक तो पहली श्रेणी की डाक और दूसरी है द्वितीय श्रेणी की डाक। ये जो पहली श्रेणी की डाक है, इसके अंतर्गत कार्ड आते हैं, लिफाफा बंद चिट्ठियां आती है और ये मुख्य रूप से अलग अलग स्थानों पर
वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। दूसरा है द्वितीय श्रेणी की डाक। इसके अंतर्गत रजिस्टर पैकेट आ जाएंगे, अलग अलग प्रकार की किताबें आ जाएंगी, अखबार आ जाएंगे, मैगजीन यानी कि अलग अलग जो सामयिक पत्रिकाएं हैं वो आ जाएगी। और मुख्य रूप से ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं, जिसमें स्थल परिवहन और जल परिवहन का इस्तेमाल, जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। ये जो भारत में बड़े बड़े जो शहर है, बड़े बड़े जो नगर है, वहां पर डाक संचार को बहुत तेज करने के लिए, वहां पर डाक संचार में शीघ्रता लाने के लिए 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, जिन्हें डाक चैनल भी बोला जाता है। कौन कौन से है ये? राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। तो जो भारत के बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े नगर है, वहां पर ये जो डाक संचार है बहुत तेजी से हो सके, इसके लिए प्रमुख रूप से ये 6 डाक मार्ग, ये 6 डाक चैनल बनाए गए हैं। निजी संचार तंत्र में दूसरा है दूर संचार तंत्र, जिसमें मुख्य रूप से टेलीफोन आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा। तो दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में सबसे अग्रणी देशों के अंतर्गत आता है। और भारत ने इस दूर संचार तंत्र में इतना जल्दी, इतना तेजी से और इतना ज्यादा विकास कैसे किया है? मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास की वजह से ही भारत ने दूर संचार तंत्र में एशिया में और पूरे विश्व में एक अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। इस दूर संचार तंत्र के अंतर्गत टेलीफोन की सुविधा आती है, और टेलीफोन की सुविधा के अंतर्गत एक सुविधा आती है एसटीडी, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ऐसे आपने पीले कलर के बूथ फोटो में देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे, और बहुत सारे लोगों ने असली में भी देखे होंगे। इसे ही कहा जाता है एसटीडी बूथ या पीसीओ बूथ, जहां पर लोग जाते थे, अपने किसी परिचित को, जहां पर कोई काम हो उसको फोन करते थे, और जितना भी बिल आता था इस बूथ में जो फोन लगा हुआ है उसके अंदर डालते थे, या यहां पर कोई जो व्यक्ति बैठता था जो इसका मालिक था उसको देते। तो इस प्रकार की सुविधा को बोला जाता है एसटीडी। तो भारत के 2/3 से भी अधिक, यानी कि करीब करीब 66% से भी अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हुए हैं। हालांकि वर्तमान में ये सेवा धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल सेवा पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है सरकार ने। तो भारत के लगभग हर गांव में भारत सरकार ने कोशिश की है कि ये एसटीडी की सुविधा पहुंचे, और एसटीडी की ये जो दरें लगती है, जो बिल आता है, वो भी नियमित किया जा सके। लेकिन वर्तमान में अब इस एसटीडी का महत्व धीरे धीरे घटता ही जा रहा है, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति के पास अपना एक पर्सनल मोबाइल है, एक दूर संचार का खुद का एक माध्यम है। तो ये थे निजी संचार के कुछ माध्यम। अब हम आगे बढ़ते हैं। संचार का जो दूसरा माध्यम है वो है जनसंचार, यानी कि लोगों के एक बड़े समूह तक अपनी बात को, अपने विचार को, ज्ञानवर्धन कार्यक्रमों को, खेल संबंधी समाचारों को, मनोरंजक प्रोग्रामों को पहुंचाना। तो मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है? लोगों का मनोरंजन करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना। मुख्य रूप से अलग अलग राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चल रहे हैं सरकारों द्वारा, अलग अलग जो नीतियां चल रही है उसके विषय में लोगों में जागरूकता पैदा करना इस जन संचार माध्यमों का मुख्य कार्य है। तो जन संचार के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य माध्यम आते हैं? जैसे कि टेलीविजन आता है, रेडियो आता है, समाचार पत्र आते हैं, अलग अलग जो सामयिक पत्रिकाएं आती है, अलग अलग समय पे जो पत्रिकाएं आती है, जैसे कि कोई पत्रिका डेली आती है, कोई 7 दिन में आती है, कोई 15 दिन में आती है, कोई 1 महीने में आती है, कोई 1 साल में एक बार आती है। तो अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं जनसंचार के माध्यम है। किताबें ये जनसंचार के माध्यम है। चलचित्र, जिसे हम आसान भाषा में फिल्में कह सकते हैं, वो जनसंचार के माध्यम है। तो जनसंचार के अलग अलग माध्यमों में से कुछ इंपॉर्टेंट माध्यम के बारे में बेसिक बातें कर लेते हैं। सबसे पहले है ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी भी
कहा जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय रेडियो चैनल है। ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। मनोरंजन के लिए, समाचार के लिए, कुछ ज्ञानवर्धन कार्यक्रम, स्वास्थ्य से जुड़े, शिक्षा से जुड़े अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का इसमें प्रसारण किया जाता है। हाँ, इसमें दिखता नहीं है, इसमें सिर्फ सुनाई ही देता है। और ये अलग अलग भाषाओं में, राष्ट्रीय भाषा में, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में, हर प्रकार की भाषा में इसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दूसरा है दूरदर्शन, आसान में जिसे टीवी कहा जाता है, लेकिन टीवी पर एक अलग से चैनल है दूरदर्शन, जो कि भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है और यह विश्व के सबसे बड़े संचार तंत्र में से एक स्थान रखता है। तो विश्व के सबसे बड़े संचार तंत्रों में नाम आता है भारत के दूरदर्शन का। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ज्ञान के लिए, खेल संबंधी कार्यक्रम, मनोरंजन के लिए, शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर प्रसारित किए जाते हैं और लगभग हर आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए इसमें कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसमें सुनने के साथ साथ आप कार्यक्रमों को देख भी सकते हो। तो विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए यहां पर कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, जैसे कि मनोरंजक कार्यक्रम हो गए, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हो गए, खेल जगत संबंधी सूचनाएं हो गई, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं हो गई, शिक्षा संबंधी बातें हो गई। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का यहां पर प्रसारण किया जाता है। नेक्स्ट है समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं। समाचार पत्र जिससे हमें डेली समाचार मिलते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग देशों के बारे में। और सामयिक पत्रिकाएं जो ऐसी किताबें आती है जो अलग अलग समय पे आती है। कुछ पत्रिकाएं जो है वो एक सप्ताह में एक बार आती है, कुछ पत्रिकाएं एक महीने में एक बार आती है, कुछ पत्रिकाएं साल में एक बार आती है। अलग अलग समय पे जो आने वाली पत्रिकाएं उन्हें सामयिक पत्रिकाएं कहा जाता है। तो भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। समाचार पत्र जो है वो लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो समाचार पत्र आते हैं, प्रकाशित होते हैं, वो हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं। इसके बाद अंग्रेजी और उर्दू भाषा के समाचार पत्रों का नंबर आता है। तो पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, तो हिंदी भाषा में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट जनसंचार के माध्यम की, जो कि है चलचित्र, जिसे हम सामान्य भाषा में फिल्में कह देते हैं। तो भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चलचित्रों का उत्पादन करता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चलचित्रों का निर्माण, उत्पादन कहां पर होता है? अपने प्यारे देश भारत में। तो भारत में विभिन्न प्रकार के चलचित्रों का निर्माण होता है, जैसे कि कम अवधि वाली फिल्में हैं, जैसे कि वीडियो फीचर फिल्म है, जैसे कि छोटी छोटी वीडियो फिल्में हैं। अलग अलग प्रकार के चलचित्रों का भारत में बड़े तौर पर निर्माण होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट संस्था का नाम आता है जिसको हम कहते हैं CBFC। हिंदी में इसे कहा जाता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। तो भारत में जितनी भी फिल्मों का निर्माण होता है, जितनी भी फिल्मों का उत्पादन होता है और विदेशों की जो भी फिल्में भारत में आती है, उनको सर्टिफिकेट देने का, उनको प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? इस केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास, जो ये कहता है कि इस फिल्म में ये बात हटाई जानी चाहिए, हटानी चाहिए, इस फिल्म को इस उम्र से नीचे के लोग नहीं दे सकते। इस प्रकार के अलग अलग प्रमाणन का अधिकार इस केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास है। आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट स्कीम, एक इंपॉर्टेंट योजना, एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं, जो कि है डिजिटल भारत। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एक विशाल कार्यक्रम है। भारत को दूर संचार के फील्ड में बहुत आगे लेके जाना, टेक्नोलॉजी का विकास करना और भारत का समग्र रूप से विकास करना, मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये इस डिजिटल भारत का मेन कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो भारत को ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए तैयार करना इस डिजिटल भारत का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अन्य उद्देश्यों की बात करें तो भारतीय प्रतिभा के साथ जो सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनकी वजह से भारत का कल कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा और इसमें क्या परिवर्तन आएंगे,
उसको समझना इस डिजिटल भारत के सबसे प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। साथ ही भारत में बड़े तौर पर बदलाव लाना और मुख्य रूप से इसके लिए अलग अलग प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करना, ये इस डिजिटल भारत के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। तो ये थे संचार के अलग अलग साधन। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्यापार क्या होता है। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अब ये व्यापार जो है वो एक क्षेत्र में हो सकता है, कुछ राज्यों के बीच में हो सकता है, एक देश से दूसरे देश के बीच में हो सकता है। तो व्यापार किसे कहते हैं? वस्तुओं का आदान प्रदान करना। वस्तुओं का, एक व्यक्ति वस्तु बेचता है, दूसरा व्यक्ति उसे पैसा देता है या और कुछ चीज दे सकता है, तो इसे कहा जाता है व्यापार। ये राज्यों के बीच में हो सकता है, देशों के बीच में हो सकता है और अलग अलग व्यक्तियों के बीच में होता है। ये व्यापार जहां पर होता है उस जगह को बोला जाता है बाजार। और यदि ये व्यापार शहरों के बीच में, कस्बों के स्तर पर, गांवों के स्तर पर हो तो इसे बोला जाता है स्थानीय व्यापार। और यदि ये व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो तो उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समुद्री मार्ग द्वारा किया जाता है। हमने देखा था कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, यदि हम मात्रा के हिसाब से बात करें तो उसका लगभग सारा हिस्सा, और एग्जैक्ट बात की जाए तो 95% हिस्सा जो है वो इस समुद्री मार्ग द्वारा ही किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सबसे प्रमुख माध्यम है वो है समुद्री मार्ग। इसके अलावा हवाई मार्ग से भी बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, और जिन देशों की सीमाएं आपस में लगती है उनके बीच में स्थलीय मार्ग द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व है ये किसी भी देश के, किसी भी क्षेत्र के आर्थिक वैभव का सूचक है। यदि कोई देश बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, मतलब दूसरे देशों को चीजें बेचता है, सेवाएं बेचता है और दूसरे देशों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, तो वो देश उतना ही तेज गति से आर्थिक विकास कर पाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला महत्व ये आर्थिक वैभव का, आर्थिक विकास का सूचक है। दूसरा महत्व ये है कि कोई भी देश सारे संसाधनों में आत्मनिर्भर नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर भारत में मसाले बहुत ज्यादा होते हैं और भारत इन मसालों को बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को, जिन देशों के पास मसाले नहीं पैदा होते हैं या कम पैदा होते हैं, उनको बेचता है। वहीं भारत में कच्चा तेल का उत्पादन जरूरत के हिसाब से पैदा नहीं होता है, तो हम दूसरे देशों से कच्चे तेल को खरीदते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी देशों की जरूरतें पूरी होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे इंपॉर्टेंट महत्व में से एक है। तो सभी देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय होती है। हर देश में हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। बात करते हैं व्यापार के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन कौन से हैं। तो प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो घटक हैं, आयात और निर्यात। आयात का मतलब क्या होता है? आयात मतलब कोई देश दूसरे देशों से किसी चीज को खरीद रहा है, वहां पर कोई चीज आ रही है और बदले में पैसा दिया जा रहा है, इसको बोला जाता है आयात। जैसे कि भारत के संदर्भ में यदि हम दूसरे देशों से चीजों को खरीदते हैं, सेवाओं को खरीदते हैं, तो इसे कहा जाता है आयात। सामान और सेवाएं आ रही है। इसका उल्टा हो जाएगा निर्यात, मतलब हम दूसरे देशों को सामान और सेवाएं बेच रहे हैं, वहां पर सामान और सेवाएं जा रही है और बदले में हमें पैसा मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ये दो घटक है, आयात और निर्यात। अब इसमें एक शब्द आता है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन का मतलब क्या होता है? कोई भी देश जितना भी आयात कर रहा है और जितना भी निर्यात कर रहा है, उसके बीच में क्या अंतर है। जैसे कि भारत, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 100 रुपए का निर्यात करता है, हम 100 रुपए की चीजें बेच रहे हैं, यानी कि अपने पास 100 रुपए आ गए हैं, लेकिन हमने
80 रुपए की कुछ चीजें खरीद भी ली है, यानी कि 80 रुपए चले गए हैं, 80 रुपए अपना खर्चा हो गया है। 100 रुपए हमने कमाई की, 80 रुपया अपना खर्चा हो गया, तो पीछे कितना बचा? 20 रुपए। तो ये 20 रुपए क्या हो जाएगा? ये व्यापार संतुलन हो जाएगा। तो किसी भी देश के आयात और निर्यात के बीच में जो अंतर है वो क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन कहलाता है। यदि निर्यात ज्यादा है तो हम फायदे में रहते हैं, जिसे कहा जाता है अनुकूल व्यापार संतुलन। और यदि आयात ज्यादा है, यानी कि अपना खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि हमको नुकसान होगा, जिसे हम कहेंगे प्रतिकूल व्यापार संतुलन। तो अनुकूल व्यापार संतुलन क्या होता है? ये बढ़िया चीज है, यानी कि निर्यात हम ज्यादा कर रहे हैं आयात से। इसका उल्टा होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन, मतलब अपना व्यापार संतुलन अच्छा नहीं है, प्रतिकूल है। इसमें हम आयात ज्यादा करते हैं, चीजों को ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि अपना खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो व्यापार संतुलन क्या होता है, अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है और प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या है, इसके बारे में बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भारत के व्यापारिक संबंध कौन कौन से क्षेत्रों के साथ, कौन कौन से देशों के साथ है। तो भारत के व्यापारिक संबंध जो है वो विश्व के लगभग सभी भौगोलिक प्रदेशों के साथ और लगभग सभी प्रमुख व्यापारिक खंडों के साथ है। तो भारत के लगभग व्यापारिक संबंध जो है वो लगभग सभी क्षेत्रों के साथ और सभी व्यापारिक खंडों के साथ है। प्रमुख जो व्यापारिक खंड है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा G7 क्या होता है, G20 क्या होता है, आसियान का नाम सुना होगा, ब्रिक्स का नाम सुना होगा। तो विश्व के जितने भी प्रमुख व्यापारिक खंड है, व्यापारिक ग्रुप है, उन सभी के साथ, लगभग सभी के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध है। तो भारत प्रमुख रूप से कौन कौन सी चीजों का निर्यात करता है, मतलब कौन कौन सी प्रमुख चीजों को दूसरे देशों को बेचता है। इसमें नाम आता है रत्न और जवाहरात का, रसायन और इससे संबंधित जो उत्पाद होते हैं, और कृषि और इससे संबंधित उत्पाद जो है, जिसमें हम मसालों को रख सकते हैं, ये बड़ी मात्रा में हम दूसरे देशों को बेचते हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में भारत इन चीजों का निर्यात करता है। बात करते हैं कि भारत प्रमुख रूप से कौन कौन सी चीजों का आयात करता है, कौन कौन सी चीजों को खरीदता है। इसमें नाम आता है रत्न और जवाहरात का ही। कच्चा पेट्रोलियम हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से आयात करते हैं। इसके अलावा रसायन हो गए, कुछ आधारभूत वस्तुएं हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, मशीनें हो गई, कृषि उत्पाद हो गए, इनको हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से खरीदते हैं, इनको हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से आयात करते हैं। अब भारत के निर्यात के मामले में एक इंपॉर्टेंट नाम आता है भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात। हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को सॉफ्टवेयर का निर्यात करते हैं, सॉफ्टवेयर को बेचते हैं, और इनसे हम बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा को अर्जित करते हैं। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा का हम अर्जन कर रहे हैं। तो भारत का जो सॉफ्टवेयर निर्यात है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद बेसिक बातें हम कर लेते हैं पर्यटन की। पर्यटन का मतलब है घूमना फिरना, मनोरंजन के उद्देश्य से मुख्य रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब ये पर्यटन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, इसके बारे में हम बेसिक बातें अभी करने वाले हैं। तो पिछले 3 दशकों में, 3 दशक मतलब करीब करीब 30 साल, तो पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो भारत ने पिछले 30 सालों में इस पर्यटन उद्योग में बहुत तेजी से, बहुत उल्लेखनीय वृद्धि की है। बात की जाए कि कितने लोग इस पर्यटन उद्योग से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो 150 लाख से भी अधिक, करीब करीब 1.5 करोड़ लोग से भी अधिक लोग जो है वो इस पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, सीधे रूप से अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस पर्यटन के लाभ क्या होते हैं? सबसे पहला लाभ है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि भारत के उत्तरी हिस्से का कोई व्यक्ति पूर्वी हिस्से में जाएगा, पूर्वी हिस्से का कोई व्यक्ति पश्चिमी हिस्से में आएगा, पश्चिमी हिस्से का कोई व्यक्ति भारत के दक्षिणी हिस्से में जाएगा, यानी कि भारत के लोग एक दूसरी जगह को अच्छे से जान रहे हैं, वहां की संस्कृति के बारे में जान रहे हैं, वहां के खान पान के बारे में जान रहे हैं, वहां का जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में जान रहे हैं। उससे उनमें प्राउड की भावना, एक गर्व की भावना आएगी और धीरे धीरे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इसकी वजह से स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को भी बढ़ावा मिलता है। भाई लोग घूमने जाएंगे, पर्यटन के लिए जाएंगे, तो वहां की जो
हस्तकला की चीजें हैं, वहां की जो बेसिक चीजें हैं उनको खरीदेंगे तो वहां के जो हस्तकला और छोटे मोटे उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही जब विदेशी पर्यटन यहां भारत में आते हैं तो उनको यहां की संस्कृति के बारे में, अपने विरासत के बारे में जानने को मिलता है। तो इस प्रकार अपनी संस्कृति और विरासत का प्रचार प्रसार भी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में भी इस पर्यटन की वजह से बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। बात करते हैं कि भारत में प्रमुख रूप से कौन कौन से पर्यटन होते हैं। सबसे पहला है विरासत पर्यटन, जैसे कोई महल देखने जा रहे हो, कोई किला देखने जा रहे हो, कोई म्यूजियम देखने जा रहे हो, तो ये विरासत पर्यटन के अंतर्गत आता है। दूसरा है पारिस्थितिक पर्यटन, जिसे बोला जाता है इको टूरिज्म। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है और जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको देखने पर, उनको संजोने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तीसरा है रोमांचकारी पर्यटन, जैसे कि आप समुद्र के अंदर जा रहे हो, है ना, वो स्कूबा डाइविंग कर रहे हो या ऊपर से रस्सी, वो जो बंजी जंपिंग होती है वो कर रहे हो, ये रोमांचकारी पर्यटन के अंतर्गत आता है। चौथा है सांस्कृतिक पर्यटन, अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति विरासत के बारे में जानना, ये सांस्कृतिक पर्यटन हो गया। पांचवा है चिकित्सा पर्यटन, इसमें प्रमुख रूप से व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है इलाज के लिए, मेडिकल चीजों के लिए, तो ये चिकित्सा पर्यटन के अंतर्गत आता है। छठा है व्यापारिक पर्यटन, इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना एक जगह से दूसरी जगह के बीच में। तो भारत में प्रमुख रूप से ये 6 प्रकार के पर्यटन होते हैं। देश के अलग अलग भागों में पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावना है। भारत के लगभग हर क्षेत्र में पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावना है और विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और अलग अलग राज्य सरकारें अपना प्रयास जारी रख रही है। तो आज के इस भाग में हमने प्रमुख रूप से क्या समझा, अलग अलग प्रकार के संचार सेवाओं को और उनके महत्व को। साथ ही हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन से होते हैं और भारत प्रमुख रूप से कौन कौन सी चीजों का आयात और निर्यात करता है, और लास्ट में हमने पर्यटन के बारे में कुछ बेसिक बातों को समझा। तो आज के इस भाग में हमने जो भी पढ़ा उसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय डाक संचार तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है। पूछा जा रहा है कि भारत का जो डाक संचार तंत्र है उसका प्राथमिक कार्य क्या है। अ, समाचार प्रसारित करना, ब, पार्सल और निजी पत्र व्यवहार संभालना, स, इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना, या द, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि भारतीय डाक संचार तंत्र मुख्य रूप से इसका कार्य है पार्सल और निजी पत्र व्यवहार को संभालना। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र रिक्त स्थान भाषा में प्रकाशित होते हैं। बोला जा रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं। अ, अंग्रेजी में, ब, हिंदी में, स, उर्दू में, द, बंगाली में। तो हमने देखा था कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, हिंदी में। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द किसी देश के आयात और निर्यात के बीच अंतर का वर्णन करता है। बोला जा रहा है कि निम्न में से वो कौन सा शब्द है जो किसी भी देश के आयात और निर्यात के बीच में अंतर को बताता है। अ, व्यापार घाटा, ब, व्यापार अधिशेष, स, व्यापार संतुलन, या द, आर्थिक व्यापार। तो हमने देखा था कि किसी भी देश द्वारा किए जाने वाले आयात और निर्यात के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आज के सेशन में जो भी पढ़ा उसको हमने परीक्षण भी कर लिया है। आशा है आज जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।